श्री गणेशाय नमः। ज्योतिष विश्वकोश के अध्ययन क्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम वास्तुशास्त्र के अध्ययन को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस क्रम में जो प्राथमिक बिंदु है जो हमें जानना चाहिए वह है स्थान का चयन। जब हम किसी स्थान में निवेश कर रहे हों, अर्थात प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हों, चाहे घर खरीद रहे हों या जमीन खरीद रहे हों या अन्य कोई भी चीज खरीदना चाहते हो, अर्थात किसी भी कार्य के लिए स्थान का चयन करने जा रहे हो, खरीदने के लिए हो, रहने के लिए हो, व्यवसाय के लिए हो या आपके किसी अन्य कार्य के लिए हो, नौकरी के लिए हो, किसी भी कार्य के लिए हो, तो आपको उस स्थान में वह कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसकी सरल विधि जो हमारे वास्तुशास्त्र में दी गई है, प्रामाणिक है, वह आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, यह विधि आप किसी भी क्षेत्र में प्रयोग में ला सकते हैं या यह कहें कि कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है। तो इसको क्रमशः जब हम समझते हैं तो कुछ आधारभूत बिंदु हमें समझने होंगे। वे बिंदु कौन कौन से हैं? हमारी जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला को हम 8 वर्गों में या कहें 8 समूहों में हम बांटते हैं। उसको हम वर्ग परिचय के नाम से समझते हैं। अर्थात हमारा जो स्वर या व्यंजन है, उस स्वर या व्यंजन को हम 8 वर्गों में कैसे बांट रहे हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला वर्ग होता है अवर्ग, यानी इसमें सभी स्वर आ जाते हैं। तो इसका जो अंक है वह है 1, यानी हम इसको किस अंक में समझेंगे? 1 समझेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे अभी चर्चा करते हैं। फिर दूसरा आता है कवर्ग। कवर्ग अर्थात क, ख, ग, घ, ङ। तो इन 5 अक्षरों का जो अंक है वह है 2। फिर है आपका चवर्ग, चा की लाइन के 5 अक्षर च, छ, ज, झ, य, इसका अंक है 3। फिर आता है आपका टवर्ग, उसका अंक है 4। टवर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, ण, ये 5 अक्षर। फिर आता है आपका तवर्ग, ता की लाइन के 5 अक्षर ता, था, द, ध, न, तो उसका अंक है 5। अब आगे आता है आपका पवर्ग, प, फ, ब, भ, म, ये 5 अक्षर पवर्ग कहलाते हैं और इनका अंक है 6। फिर है आपका यवर्ग। यवर्ग में 4 अक्षर हैं, य, र, ल और व, इसका अंक है 7। अब एक अगला जो वर्ग है जिसे हम जानते हैं श वर्ग के नाम से, इसमें श, श, श और ह, यानी श, स, श और ह, ये 4 अक्षर हैं और इसका अंक है 8। तो आप यह देख रहे हैं कि हमारी जो पूरी वर्णमाला है वह 8 वर्गों में बांट दी गई है। वर्ग यानी समूह, आप कह सकते हैं वर्ग अर्थात समूह, या यह कहें कि समूहों में बांट दी गई है। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम प्रयोग में लाएंगे उसको भी समझते हैं। जब हम किसी स्थान का चयन करते हैं, किसी स्थान में निवास करने जा रहे हैं, किसी नगर में रहने जा रहे हैं, तो उस नगर में जब हम रहने जाएंगे तो उस नगर का जो पहला अक्षर है, उस कॉलोनी का जो पहला अक्षर है, जैसे आप चयन करते हो रामनगर का, रामनगर है तो इसका पहला अक्षर हुआ र, वह किस में आएगा? य वर्ग में आएगा, य, र, ल, व, तो इसका अंक हो जाएगा 7। इस तरह से हम वर्ग का प्रयोग करते हैं, या ये कहिए कि वर्ग से अंकों को समझते हैं। तो जितने भी स्वर हैं वे सभी इसमें आ जाएंगे। इंदौर है,
आपका इसमें आ जाएगा, अहमदाबाद है अवर्ग में आ जाएगा। यानी जितने भी स्वर से प्रारंभ होने वाले हैं, कवर्ग है, क ख ग घ अंगा वाले जितने स्थान हैं वे सभी इसमें आ जाएंगे। तो हमें स्थान का चयन यानी करना है। स्थान का सबसे पहले हमारे पास नाम होना चाहिए और उसको जितना हम सूक्ष्म कर सकते हैं, अर्थात शहर की अपेक्षा अच्छा होगा कि कोई क्षेत्र हो विशेष, कॉलोनी हो, गांव हो, ऐसा क्षेत्र यानी जो छोटा हिस्सा है उसका हम चुनाव करें तो अधिक अच्छा रहेगा। फिर जिस व्यक्ति को यह जानना है कि मेरे लिए अमुक स्थान उचित है कि नहीं है, उसका नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। तो उसका कौन सा नाम, कई बार लोग पूछते हैं, चालू नाम यानी जो व्यवहार में उसका प्रयोग हो रहा है वह नाम, या कुंडली वाला नाम, राशि नाम? नहीं, जो व्यवहार का नाम है, जो जिसका वह प्रयोग व्यवहार में कर रहा है। तो इन दोनों नाम का जो पहला अक्षर है उससे हम वर्ग का निर्णय करेंगे, यानी पहला अक्षर लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि स्थान का नाम है इंदौर, या इंदिरानगर, कोई उससे छोटा स्थान है किसी भी स्थान का, तो इसका जो पहला अक्षर हुआ वह ई हुआ, तो स्थान का पहला अक्षर हुआ ई। अब जिस व्यक्ति को चयन करना है कि भाई मेरे लिए यह स्थान अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, उस व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम भी लिख लेते हैं, व्यक्ति है कमलेश। अब कमलेश का जो पहला अक्षर है का, तो व्यक्ति का पहला अक्षर हो गया का, अर्थात स्थान का पहला अक्षर और व्यक्ति का पहला अक्षर। चलिए हम समझते हैं कि स्थान और व्यक्ति दोनों का अंक क्या है। इंदिरानगर स्वर से प्रारंभ है ई, तो उसका अंक हो गया 1। कमलेश कवर्ग में आता है तो उसका अंक हो गया 2। तो हम चलते हैं अपने स्क्रीन में, तो इसका अंक हो गया 1 और इसका अंक हो गया 2। इस तरह से हम वर्ग का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हमारी अगली गणित प्रारंभ होती है। हम इसी को लेकर के 1 और 2 को लेकर के आगे की पूरी गणित करेंगे। स्थान का अंक है 1 और व्यक्ति का अंक है 2, इसको हम प्रयोग में लाते हैं। चलिए देखते हैं। तो 1 और 2 हमारे पास 2 अंक है। सूत्र कहता है स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा। अभी यह श्लोक भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम भारतीय वास्तुशास्त्र पढ़ रहे हैं और हमारे शास्त्रों की यह विशेषता है कि कोई भी वचन, कोई भी विधि या कोई भी विधा प्रामाणिक ना हो ऐसा संभव नहीं है, अर्थात सभी प्रामाणिक होते हैं। तो किस ग्रंथ का है वह संदर्भ भी समझेंगे और उस श्लोक को भी समझेंगे। तो पहले हम पूरी क्रिया को समझ लेते हैं। तो कहते हैं स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा, अर्थात दोनों में 2 का गुणा कर देना है, यानी स्थान और व्यक्ति दोनों के अंक में 2 का गुणा कर देना है। तो यहां आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा 4। स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा परवर्गेण योजयेत। अब जो दूसरा वाला वर्ग है, यानी स्थान वाले वर्ग के अंक में, यानी ये स्थान वाला है 2, तो इस स्थान वाले में हम व्यक्ति का जो अंक है उसे जोड़ देंगे, तो व्यक्ति का अंक है 2, ये व्यक्ति का अंक है। और व्यक्ति वाले में स्थान का अंक जोड़ देंगे, वो भी है 2, ये स्थान का अंक है। तो 2 2 4 और 4 2 6। पहले हमने क्या किया, दोनों के अंकों को द्विगुणित कर दिया, अर्थात 2 से गुणा कर दिया। जो हमें प्राप्त हुआ उसमें दूसरे वाले का जो अंक है उसको हमने जोड़ दिया। स्थान वाले में व्यक्ति का अंक और व्यक्ति वाले में स्थान के अंक को जोड़ दिया। अब हम दोनों में हम क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे। चलिए देते हैं 8 का भाग। हमें पहले स्थान वाले में काम करना है, 8 का भाग देंगे, भाग नहीं गया तो शेष क्या बचेगा, 4 ही शेष बचेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां शेष लिख देंगे 4, हमें शेष लेना है। ऐसे ही 6 में जब 8 का भाग देंगे तो यहां भी नहीं जाएगा,
यहां भी शेष क्या बचेगा, 6 शेष बचेगा। अब देखिए ध्यान से, 4 शेष हमें मिला है स्थान वाले में और व्यक्ति को मिला है 6 शेष। चलिए इसको दूसरे स्थान में लिख लेते हैं। स्थान को मिले 4 शेष और व्यक्ति को मिले 6 शेष। अब यहां हमें परिणाम समझना है कि इससे मतलब क्या निकला या कैसे हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। तो वहां सूत्र कहता है योधिकः स ऋणी भवेत्, जिसका शेष अधिक होगा, जिसका शेष अधिक होगा वह कम वाले का ऋणी होगा, अर्थात कर्जदार होगा। मतलब यदि स्थान में अंक अधिक बचते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहां 7 बचता, 8 बचता, तो 6 से अधिक होता, तो स्थान क्या होता, व्यक्ति के लिए ऋणी होता। और हम ये जानते हैं जो जिसका कर्जदार होगा वह उसको अपना कर्ज लौटाएगा। और यदि व्यक्ति का अंक अधिक है तो क्या होगा, व्यक्ति स्थान के प्रति कर्जदार होगा और वह स्थान में अधिक से अधिक खर्च करेगा। तो कहने का भाव क्या हुआ कि स्थान का अंक हमारे पास हमेशा अधिक होना चाहिए। यदि हम निष्कर्ष कहें तो स्थान का अंक अधिक होना चाहिए, यह हमेशा के लिए निष्कर्ष है। इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं काकणी विचार। अर्थात क्यों करते हैं काकणी विचार, वह स्थान हमें पैसा देगा कि नहीं देगा, जिस स्थान पर हम रहने जा रहे हैं वहां हमारी आर्थिक उन्नति होगी कि नहीं होगी। तो यदि हमें आर्थिक उन्नति का विचार करना है स्थान से, तो हमें काकणी विचार करना चाहिए। अब और एक चीज बताते हैं, क्या केवल हम इसका प्रयोग स्थान के लिए कर सकते हैं कि अन्य चीजों के लिए भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपका कोई साझेदार है, पार्टनर है, जिसके साथ आप व्यापार करना चाहते हैं, वह आपके लिए लाभदायी होगा या हानिकारक होगा, तो इसका निर्णय भी आप काकणी विचार से कर सकते हैं। पुराने समय में एक मुद्रा का नाम है काकणी, हम आगे कभी इसकी चर्चा करेंगे। तो कहने का भाव ये हुआ कि स्थान या व्यक्ति या वह कार्य व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति पूछना चाह रहा है, जो व्यक्ति जानना चाह रहा है, उसके लिए वह आर्थिक रूप से लाभदायक है कि हानिकारक है, इसका विचार हमें काकणी से मिलता है, या इन सब बिंदुओं के लिए काकणी का प्रयोग होता है। तो आगे हम जो मैंने कहा था उस श्लोक को भी पढ़ लेते हैं। श्लोक है स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा, स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा परवर्गेण योजयेत, परवर्गेण योजयेत, अष्टभिस्तु हरेत भागम योधिकः स ऋणी भवेत। ये श्लोक हुआ या ये कहीं सूत्र हुआ। यह वास्तु शास्त्र का श्लोक है, वास्तु रत्नावली में भी मिलता है। वास्तु रत्नावली के पहले अध्याय का 15वां श्लोक है, यानी आप कह सकते हैं वास्तु रत्नावली के पहले अध्याय का 15वां श्लोक। बृहद वास्तुमाला में भी है और अन्य ग्रंथों में भी वास्तु शास्त्र के कुछ शब्दों के अंतर से यही भाव मिलता है, सबका सूत्र एक ही है। स्ववर्गम यानी अपना वर्ग, वही जो हमने बताया आपको, अवर्ग, कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग इत्यादि। द्विगुणम कृत्वा, गुणे 2 करके, परवर्गेण योजयेत, अन्य का वर्ग जोड़ना है। स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा, अपने वर्ग को द्विगुणित करके उसमें परवर्ग को जोड़ दीजिए। जो संख्या मिले उसमें 8 का भाग दीजिए। अष्टभिस्तु हरेत भागम, 8 का भाग दीजिए।
जो शेष बचेगा हमें वो देखना है। योधिकस्सरणी भवेत, जिसका शेष बचेगा, जिसका जो शेष हमें बचेगा, जिसका शेष अधिक होगा वह कम वाले के प्रति ऋणी होगा, या ये कहिए कर्जदार होगा। अब आप दो व्यक्तियों के साझे में देखना चाहते हैं तो या तो दोनों के अंक बराबर होने चाहिए या फिर सामने वाले का अंक अधिक होना चाहिए। अधिक होगा तो वह हमारे लिए लाभदायी होगा, हमारा कर्जदार होगा। वह ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा, या यह कहें कि उसका भाग्य हमारे लिए इतना सहयोगी होगा कि वह हमें अधिक से अधिक व्यापार में, कार्य में, हमारे इच्छित कार्य में लाभ दे पाएगा। तो भाव कहने का यह है कि यदि आपको किसी भी स्थान से लाभ हानि का विचार करना है, और लाभ हानि कैसी, आर्थिक लाभ हानि का विचार करना है, तो हमें कांकणी विचार करना चाहिए। इसे कहते हैं कांकणी विचार। आशा है आपको विषय स्पष्ट हो गया होगा। यदि आपको विषय स्पष्ट हो गया है तो आप अपने विचार रख सकते हैं। विषय नहीं स्पष्ट है तो भी आप अपने प्रश्न रख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।